नमस्कार। हम बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स के एक टॉपिक कृष्णिका विकिरण के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी क्वांटम सिद्धांत के विकास के बारे में। उसमें हमने ये देखा था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक तो ऐसा समझा जाता था कि उस समय तक ज्ञात भौतिकी के सभी नियम समस्त प्राकृतिक ब्रह्मांड की समस्त परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। परंतु 19वीं सदी के अंत लगभग 1890 से 1905 तक कुछ प्रयोग ऐसे हुए जिनको समझा पाना क्लासिकल मैकेनिक्स के बस में नहीं था। उन एक्सपेरिमेंट्स में से जो क्वांटम मैकेनिक्स के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ वो था कृष्णिका विकिरण का प्रयोग। कृष्णिका विकिरण का प्रयोग परफॉर्म किया ल्यूमर और प्रिंगशिन ने सन 1899 में। कृष्णिका विकिरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्णिका क्या होती है। कृष्णिका या ब्लैक बॉडी एक ऐसा पिंड है जो अपने पृष्ठ पर आपतित होने वाली तरंगों का अवशोषण कर लेती है। जैसे कि पृष्ठ पर किसी भी तरंग का प्रकाश या रेडिएशन या विकिरण डाली जाए तो वो सरफेस, वो पृष्ठ या वो वस्तु उस विकिरण को यदि अवशोषित कर लेती है तो हम उस पृष्ठ को या उस वस्तु को कहेंगे एक ब्लैक बॉडी, एक कृष्णिका। अब यदि वो कृष्णिका अपने ऊपर आपतित होने वाली सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित करती है तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु या वो सरफेस या वो पृष्ठ एक आदर्श कृष्णिका है। इस प्रकार हम आदर्श कृष्णिका के लिए सभी तरंग भेदियों के लिए अवशोषण गुणांक का मान इकाई ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक कृष्णिका वो होती है या वो वस्तु होती है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों को, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अब यदि ये अवशोषण 100% है तो वो कृष्णिका आदर्श कृष्णिका बन जाएगी। और वो व्यवहारिक रूप में कोई भी आदर्श कृष्णिका अभी तक मिली नहीं है। एक आदर्श कृष्णिका की कल्पना हम इस चित्र के अनुसार कर सकते हैं। इस चित्र में जैसे कि दर्शाया गया है कि एक कृष्णिका, एक कोटर है। उस कोटर में एक छोटा सा छिद्र हमने कर रखा है। इस छिद्र से यदि कोई रेडिएशन या कोई विकिरण प्रवेश करती है तो इस कोटर के अंदर की दीवारों से टकरा के इस कोटर में वो तरंग दैर्ध्य पूर्ण रूप से भर जाएगी तथा बाहर ना निकल पाएगी। इस प्रकार हम इस कोटर को, इस कैविटी को एक कृष्णिका के रूप में मान सकते हैं जिसकी भीतरी दीवारें हम काली ले सकते हैं। वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि कोई कृष्णिका का रंग काला हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अब ल्यूमर और प्रिंगशिन ने एक कृष्णिका को लिया तथा उसका ताप जो है वो नियत रखा। नियत रखने के बाद उस कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली तरंगों का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने काम में ली एक टर्म, और वो टर्म थी ऊर्जा घनत्व की। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? एक कृष्णिका की ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। ये उस कृष्णिका के लिए ल्यूमर और प्रिंगशिन ने ऊर्जा घनत्व लिया यू लैम्डा इक्वल टू ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति मीटर क्यूब। जूल जब ऊर्जा का मात्रक है, मीटर क्यूब आयतन का मात्रक है। तो ल्यूमर और प्रिंगशिन ने ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा तथा उत्सर्जित होने वाली तरंगों के तरंग दैर्ध्यों लैम्डा के मध्य एक ग्राफ खींचा। अब यहाँ पर उत्सर्जन को ले रहे हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यदि कोई कृष्णिका विकिरणों का अवशोषण करती है तो उसी अनुरूप वो विकिरणों का उत्सर्जन भी करेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है जिसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसी समय या गर्म करते समय भी वो तरंग दैर्ध्यों
कि विकिरणों का, कुछ तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। अब यहाँ पर यदि कृष्णिका को लिया गया है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्यों को लैम्डा इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू इन्फिनिटी तक लिया जाएगा। अर्थात एक कृष्णिका, एक आदर्श कृष्णिका लैम्डा इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू इन्फिनिटी तक के विकिरणों का उत्सर्जन करेगी। चूंकि उसने अवशोषण भी लैम्डा इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू इन्फिनिटी तक के विकिरणों का किया था। तो ल्यूमर और प्रिंगशिन का जो ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार था। उन्होंने ये बताया कि सभी संभव तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों को हमने वहां पर एक निश्चित ताप पर प्राप्त किया। ल्यूमर और प्रिंगशिन के अनुसार हम इस एक्सपेरिमेंट को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी कोटर को या किसी कृष्णिका को गर्म किया जाता है, एक नियत ताप पर T पर रखा जाता है, तो कोटर के अंदर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो कोटर के अंदर की दीवारों द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित और परावर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार कोटर के अंदर का संपूर्ण भाग विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भर जाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया। सिद्धांततः इन विकिरणों में लैम्डा इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू इन्फिनिटी तक की सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरण होते हैं। अब क्योंकि कोटर का ताप T नियत रखा गया है, इस कारण यह विकिरण कोटर के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में रहेगा। ऊष्मीय साम्यावस्था से यहाँ अर्थ यह है कि कोटर के अंदर की दीवारों से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान कोटर के अंदर की दीवारों से प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण ऊर्जा के मान के बराबर होता है। साम्यावस्था तब आएगी, T का मान कांस्टेंट तब रहेगा जब उत्सर्जित विकिरण तथा अवशोषित विकिरण दोनों की मात्रा समान होगी। यदि ऐसा हम कांस्टेंट बनाए रखें कि अवशोषित होने वाली विकिरण तथा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा प्रति सेकंड स्थिर रहे तो कोटर का ताप T निश्चित रहेगा। ऐसा करके ल्यूमर और प्रिंगशिन ने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया। अब कोटर की दीवारों से बने एक छोटे छिद्र से विकिरण बाहर भी निकलेंगे। विकिरण जब बाहर निकल रहे हैं तो इन विकिरणों में सभी संभव तरंगदैर्ध्य के अंश विद्यमान होते हैं और इसी विकिरण को हमने कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और यह विकिरण कोटर के अंदर विद्यमान विकिरण का ही अंश है। ल्यूमर और प्रिंगशिन तथा इसके अन्य साथियों ने भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के मान का प्रायोगिक अध्ययन किया। अब यदि मान लीजिए u लैम्डा उत्सर्जित विकिरण का वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व है, जिसका लैम्डा या तरंगदैर्ध्य के साथ ग्राफ बनाया गया है। तो प्रारंभ में देखिए, तरंगदैर्ध्य का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान भी बढ़ता जाता है। किसी एक निश्चित तापमान के लिए जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान भी बढ़ता जाता है। विभिन्न तापों पर हम यहाँ पर विभिन्न ग्राफ को इस प्रकार से देख सकते हैं। तो कृष्णिका से विकिरण का उत्सर्जन प्रत्येक ताप पर होता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि देखिए एक ताप पर T1 पर भी हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार T2 पर भी हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है तथा T3 पर भी हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक ताप पर कुछ न कुछ मात्रा में विकिरणों का उत्सर्जन तो होता ही है। इस ग्राफ से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जो ये हैं, जैसे पहली बात कि कृष्णिका से विकिरण का उत्सर्जन प्रत्येक ताप पर होता है, परंतु
विकिरणों उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा जो है वो अलग अलग तापों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसा कि ग्राफ में प्रदर्शित है, T1 ताप के लिए जो ग्राफ है उसका एरिया, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो अलग है। T2 ताप के अंतर्गत जो एरिया है वो अलग है। उसी प्रकार T3 ताप के लिए जो एरिया है वो अलग है, अर्थात सबसे कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 ताप के लिए सर्वाधिक मात्रा में हमें विकिरण प्राप्त होंगे, T2 ताप के लिए उससे कम प्राप्त होंगे, T3 ताप के लिए उत्सर्जित विकिरण की मात्रा सबसे कम होगी, चूंकि यहाँ पर दर्शाया गया है कि T1 सर्वाधिक है, T2 से कम है और T3 सबसे कम। तो इसी प्रकार अगली विशेषता यह है कि ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे ग्राफ से प्रदर्शित है, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो विकिरणों के उत्सर्जित होने की मात्रा जो है वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व या इस ग्राफ के अंदर एरिया, उसका मान बढ़ता है। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि तरंगदैर्घ्य के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान बढ़ता है, परंतु एक निश्चित ताप, मतलब एक निश्चित तरंगदैर्घ्य λn तक पहुँचते वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान कांस्टेंट हो जाता है। उसके पश्चात यदि हम तरंगदैर्घ्य का मान और अधिक बढ़ा तो फिर वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान बढ़ने के बजाय घटने लगता है। इसका अर्थ यह है कि एक तरंगदैर्घ्य के मान λn के लिए वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का अधिकतम मान uλm माना जा सकता है। ये प्रत्येक ताप के लिए निश्चित है। तो एक निश्चित मान λn के लिए, जो कि T1 ताप के लिए हम यहाँ मान सकते हैं, तो λn के लिए वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का अधिकतम मान uλm होता है। इसके पश्चात यदि हम तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ाएंगे तो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान इससे अधिक नहीं बढ़ेगा बल्कि घटने लग जाएगा। समस्त ग्राफ, तीनों ग्राफों के लिए हम ये सिचुएशन, ये स्थिति को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यदि हम λm से अधिक तरंगदैर्घ्य करते हैं या तरंगदैर्घ्य में और अधिक वृद्धि करते हैं तो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान घटने लग जाता है। ये इस वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व तथा तरंगदैर्घ्य के मध्य ग्राफ की कुछ विशेषताएं